बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नीला ज़का अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने इस वक्त हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी यकीनन हमारे बड़े भाइयों की तरह थे। उनका बेईमाना कत्ल किया गया। उनका कत्ल किसने किया, वो कातिल कौन है, आज सच मैं आपके सामने लेके आऊँगी। टीम पुकार हमेशा से मजलूम की पुकार बनी है और हमने हमेशा सच का साथ दिया है, खास के लिए हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। आज भी मैं उसी सच को लेकर अपनी आवाम के सामने आई हूँ, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया की जीनत बने कुछ ऐसी चीजें जिससे आवाम को शायद कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है। अरशद शरीफ भाई के कातिलों को सजा दिलवाने की बजाय तस्वीर का रुख मोड़ा जा रहा है। हकीकत से पर्दा उठाने की बजाय हकीकत को छुपाया जा रहा है। उसे मुनहदिम करने की जो कोशिश की जा रही है, यकीनन आज हम उसे नाकाम कर देंगे। यहां पर मैं स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूं कि अरशद शरीफ भाई कौन थे, वो कीनिया क्यों चले गए, कीनिया तक पहुंचे कैसे। उसके बाद मैं उनके कातिलों की तरफ भी आती हूँ और आपको हकायक बताती हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। अरशद शरीफ साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, लगभग 50 साल उनकी उम्र थी। 5 बच्चे हैं उनके, सोगवारान में वालदा और दीगर अहले खाना भी मौजूद हैं। अरशद शरीफ भाई दीगर मुख्तलिफ निजी टेलीविज़न चैनल्स के साथ वाबस्ता रहे। सहाफ़त का दौर बहुत पुराना है, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहे। बहुत सारी चीज़ें जो कि उनका अपना एक ज़ाती नुक्ता नज़र भी हो सकता है या उनकी अपनी वाबस्तगी भी हो सकती है। इंसान है, किसी चीज़ को पसंद करता है, किसी चीज़ को नापसंद करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उनको तमाम इस दायरे के अंदर लाने वाला वो शख्स उनके पीछे कौन था, उनको इस नहज तक पहुंचाने वाला कौन था, उनके सामने तमाम चीज़ों का रुख मोड़ कर रखने वाला कौन था, वो आज के इस वीडियो पैगाम में मैं आपके सामने आपको बताने जा रही हूँ कि वो शख्स आखिर, या वो लोग, अगर वो शख्स नहीं तो वो लोग जो गिने चुने चंद लोग हैं, वो कौन हैं जिन्होंने अपने चंद मकासद की खातिर मासूम बच्चों से उनका बाप छीन लिया। वो बेवा तड़प रही है जिसका शौहर चला गया। वो माँ जिसने पहले एक बेटा दुनिया से जाता हुआ, शहीद हुआ देखा, सब्र कर गई कि वो शहादत के रुतबे पर फाइज था। दूसरे बेटे का उसे सहारा था, जालिमों ने वो भी छीन लिया। अरशद शरीफ भाई के कत्ल की हम भी मजम्मत करते हैं और बार बार इस बात का मुतालिबा करते हैं कि उनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अगर पूरी कर रहे थे और अगर किसी को उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ भी था, तो वो इख्तलाफ इस तरह से सामने क्या लाया जा सकता था? क्या उनके साथ ये सब होना जायज़ था, या इसके बाद बाकी सहाफ़ियों को क्या ये मैसेज दिया गया है कि आप भी चुप रहिए वरना आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या ये सब सच है जो अभी तक सोशल मीडिया पर चल रहा है? मैं 2 दिन से, चूंकि कुछ गम में भी थे हम लोग और इसके साथ साथ अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने की मैं जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। मैं ना सिर्फ पाकिस्तान में तमाम तर अपनी रिसर्च मुकम्मल कर रही थी इसी हवाले से, बल्कि कीनिया में भी मैंने अपने ऐसे सोर्स एक्टिव कर दिए थे और मैं खुद कीनिया में भी बार बार राब्ते में थी और मैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी कि आया अरशद शरीफ भाई को जो कत्ल किया गया उसके पीछे क्या वो तमाम अज़ाइम हैं जो हम सोशल मीडिया पर अपनी आवाम तक पहुँचा रहे हैं। क्या हमारे जो जय्यद सहाफ़ी कुछ जो सोशल मीडिया पर बैठकर आवाम को बता रहे हैं कि ऐसे हुआ, इसने मरवा दिया, या हमारा एक मोतबर इदारा जो बार बार इस जद में आ रहा है, क्या ऐसा कुछ है? और अगर है भी तो क्यों? इस तमाम रिसर्च में जो चीज़ें मेरे पास इस वक्त मेरे सामने आई, वो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि आप और मैं मिलकर हम पुकार बनेंगे उस मजलूम की जो शायद अब दुनिया में नहीं है। जी हाँ, अरशद भाई जो कि पाकिस्तान में सहाफ़त कर रहे थे और अचानक उन्हें पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। वो पाकिस्तान छोड़कर किसके मशवरे पर गए? किसने उन्हें एक बार कहा, वो नहीं माने, उसके बाद दोबारा उन्हें मनाया गया ज़बरदस्ती और उन्हें फिर पेशावर के ज़रिए पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया। अरशद भाई जब कीनिया में मुक़ीम थे
नैरोबी में पिछले कुछ दिन से वो मुकीम थे अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पर। इस दौरान उस रात जिस दिन उनका कत्ल हुआ और गोली उनके सर से आर पार हुई, उस रात वो अपने दोस्त के साथ नैरोबी से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक नवाही शहर कैंटिंजला में मौजूद थे और वहां से वापस नैरोबी की जानिब आ रहे थे। ये वाक़या जो उनके साथ पेश आया, ये तब पेश आया जब वो कैंटिंजला से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे आ चुके थे और लगभग नैरोबी से 25 या 30 किलोमीटर के फासले पर वो मौजूद थे। और वहां पर पुलिस की जानिब से एक आर्जी चेक पोस्ट बनाई गई थी, जिसे छोटे पत्थर रख कर रुकावट बनाई गई थी सड़क के ऊपर, ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा सके। अरशद भाई चूंकि साथ वाली सीट पर बैठे हुए थे और उनका साथी, उनका दोस्त खुर्रम अहमद वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अरशद भाई गाड़ी में बैठे और जब चेक पोस्ट के पास गाड़ी पहुंची तो खुर्रम अहमद ने गाड़ी को, ये जो मेरे पास जाती जराए के मुताबिक जो अभी तक अपडेट आ रही है कि उस वक्त खुर्रम अहमद ने चेक पोस्ट को देखते ही गाड़ी को रिवर्स किया और मुख्तलिफ छोटे पत्थरों से गाड़ी टकराती हुई उसने गाड़ी को भगा दिया। जैसा कि हमारे मुल्क में भी अक्सर चेक पोस्ट पर गाड़ी ना रोकी जाए तो फिर उस वक्त ये ऑर्डर होता है पुलिस के पास कि अगर गाड़ी मशकूक लगे तो उस पर फायर करके गाड़ी को रोकने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए। चूंकि नैरोबी पुलिस के पास एक बच्चे की गुमशुदगी की इतला थी, जो कि सच है। इसके साथ साथ वहां पर चूंकि कीनिया के हवाले से अगर मेरे बहुत सारे सुनने वाले मोतबर जो दानिश्वर होंगे और जो समझ बूझ रखते होंगे कि कीनिया में बहुत सारी चीज़ें अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड और इसके अलावा वहाँ से जो मंशियात के धंधे हैं और इसके अलावा जो अंडरवर्ल्ड के गैर इंसानी काम हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से ऑपरेट होते हैं। वो एक अंडरवर्ल्ड का गढ़ है कीनिया, ये हर बंदा जानता है। वहाँ पर बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं वो पनाह लेते हैं जाके कीनिया के अंदर। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं। तो उस वक्त कीनिया पुलिस के लिए वो एक बड़ा वो इम्तिहान का मरहला था कि जिस वक्त गाड़ी एक चेक पोस्ट पर नहीं रुकती है और एक बच्चे की गुमशुदगी की इतला भी आती है और उससे पहले वहां पर वो ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन भी कर रहे होते हैं, तो इस दौरान एक गाड़ी का वहां से भागना और नैरोबी पुलिस का उसको झंडा लहरा कर रोकना और उस पर भी उस गाड़ी का ना रुकना और मुख्तलिफ रुकावटों को हटाते हुए, अबूर करते हुए, गाड़ी का उनसे टकराते हुए गाड़ी का वहां से निकलना और फिर नैरोबी पुलिस का तंग आकर आखिर उस गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला जारी रखना, जिसमें 9 के करीब गोलियां उस गाड़ी को लेफ्ट राइट से लगी हैं। अब वो गाड़ी चलाने वाला खुर्रम अहमद मेरे जराए के मुताबिक, बड़े गौर से ये बात सुनेगा क्योंकि इस बात में ही इस सारे वाक़े की मिथ है। वो खुर्रम अहमद गाड़ी चलाने वाला शख्स जो कि अरशद भाई का दोस्त था, मेरे जराए के मुताबिक वो केनिया में मंशियात का धंधा करता है। उसने जिस वक्त नाके पे पुलिस को खड़े देखा तो उसको लगा कि शायद ये पुलिस मुझे रोक रही, क्योंकि वो पहले भी मोस्ट वांटेड रह चुका है वहां पे। उसके ऊपर कई किस्म के मुकदमात भी सुनने में आया है कि वहां पर दर्ज होते रहे हैं, लेकिन वो उनसे निकलता रहा। तो उसको लगा कि शायद मेरे लिए नाका लगाया गया है, मेरी गाड़ी को रोक के चेक किया जाएगा। उसने क्योंकि वो क्रिमिनल था, उसने पुलिस को देखते ही वहां से दौड़ लगा दी और पुलिस ने उसकी इस हरकत के बाद जब गाड़ी पे फायरिंग स्टार्ट की तो उसने बड़ी ही चालाकी से अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि साइड सीट पर अरशद भाई बैठे थे और गोलियां चल रही थी, तो वो अपने आप को सेफ एज पे ले जाते इस तरह से गाड़ी का रुख बदला कि अरशद भाई के सर से गोली आर पार हो गई। इस दौरान खुर्रम खुद भी जख्मी हुआ, जो कि अब पुलिस की तहवील में है। नैरोबी पुलिस की जानिब से जब गाड़ी को चेक किया गया तो वो उस वक्त हैरान हो गई कि उस गाड़ी में एक गैर मुल्की सहाफ़ी मौजूद है, जो कि उन्हें शनाख्त करने के बाद पता चला। और उस वक्त उन्होंने इस बात को अपने करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। चूंकि ये मामला एक गैर मुल्की का था और उनके मुल्क में एक गैर मुल्की भी वो जिसकी एक शनाख्त है, जिसकी एक पहचान है और अपने मुल्क में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज का वो इस वक्त हिस्सा है, और उसका कत्ल या उसको गोली लग जाना उनके हाथ से यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया था। ऐसे में नैरोबी पुलिस के जो अपने ऑफिसर्स थे उन्होंने मीडिया पर आकर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दर्ज कराने से गुरेज किया और उन्होंने अपने तमाम तर वाक़े का इल्म अपने अफसरान बाला को कर दिया। और फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कीनिया गवर्नमेंट की जानिब से सामने आया और उसमें बताया गया कि अरशद शरीफ साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी थे और वो यहाँ पर एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह से गोली की जद में आकर जांबर नहीं हो सके।
یہ سارا واقعہ جو ابھی تک کینیا میں مجھے میرے ذاتی ذرائع کی وجہ سے پتا چلا ہے اور یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا. اب اگر اس واقعے کو مان لیجئے ہمارے بہت سارے جید صحافی ایک مخصوص ٹولہ اس کو رنگ ایک معتبر ادارے کے ساتھ بھی دے کر جوڑتے ہیں تو چند سوال ہیں میرے. کیا ہمارے معتبر ادارے کے پاس اتنے گٹس نہیں تھے کہ اگر انہیں کسی سے کوئی ذاتی پرابلم ہوتی یا انہیں کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بندہ کیا سرحد کو پار کر سکتا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے پہلے دبئی گورنمنٹ کا سہارا لیتے اور اسے اپنے راز و نیاز بتاتے اور اس کے بعد کینیا گورنمنٹ کا سہارا لیتے؟ پہلی چیز تو یہاں پر آ کر کلوز ہو جاتی ہے کہ کسی معتبر ادارے کے ساتھ خدارہ ایک ایسی چیز کو مت جوڑیں جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں. پھر آج DGISPR نے بھی آ کر جس طرح سے اس کی وضاحت طلب کی ہے کہ ہمارے ادارے کے ساتھ یہ چیز, اور وہ صرف DGISPR کا ادارہ نہیں, وہ ہم سب کا ایک معتبر ادارہ ہے کہ اس کے ساتھ جو جوڑا جا رہا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ اگر ایسا سب کچھ بھی ہوا ہے تو وہ باہر کیوں گئے تھے, ایسا کون سا ان کے اوپر یہاں الزام تھا. اگر کوئی کیس تھا, کوئی رانگ پروگرام کرنے کا کیس تھا یا کسی انفارمیشن کا کیس تھا تو بس یہ تھے صحافی انہوں نے کورٹ کچہری کو ڈیل کیوں نہیں کیا. ایسا کون سا ان کے اوپر 302 کا پرچہ تھا جس کی وجہ سے وہ نکل کر وہاں سے باہر چلے گئے. اگر مان لیا ان پہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کا بھی پرچے ہوتے تو کیا اس ملک میں کسی کے اوپر ایسے پرچے FIRs نہیں ہوتی, لیڈرز کے اوپر نہیں ہوتی, جرنلسٹس کے اوپر نہیں ہوتی؟ کیا تمام صحافی ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ اور اگر ارشد بھائی بہت دلیر تھے اور ان کو ملک چھوڑ کر نہیں وہ جانا چاہتے تھے تو پھر ایسا کون سا شخص تھا جس نے ان کو مجبور کیا؟ وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر کینیا جیسے ملک میں چلے جائیں. پہلی چیز. دوسری چیز, اگر ان کو مجبور کیا ہی جا رہا تھا, وہ سچ کا ساتھ دے رہے تھے ارشد بھائی, اور انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں, وہاں ان کی زندگی کو سیفٹی ہے, تو بھیجنے والے نے, یہ مشورہ دینے والے نے انہیں کوئی ایگزٹ پلان کیوں نہیں دیا؟ کیا کسی اور یورپین کنٹری میں ان کو بھیجا نہیں جا سکتا تھا؟ ان کے پاس فائنانس نہیں تھا, یا اس جماعت کے پاس کسی بھی ملک کا اور ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ ان کو ویزا لے کے نہ دے سکتے یا ان کو پراپر ایگزٹ پلان نہ دے سکتے؟ ایک ایسا ملک جہاں انڈر ورلڈ پہلے سے ہی راج کرتا ہے, اس ملک میں ان کو ایگزٹ پلان دینا اور مشورہ دینا, جن کے ساتھ وہ آج کل بہت زیادہ اٹیچ تھے جن سیاستدانوں کے ساتھ, کیا انہوں نے جو ایگزٹ پلان میں ان کو جس ملک کا مشورہ دے دیا اور ان کو وہاں بھیج دیا, تو کیا پھر ارشد بھائی کے قاتل وہ خود ہیں جو اس وقت ان کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو بحیثیت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میرے دماغ میں بار بار آیا, اور میں نے چاہا کہ میں اپنی عوام سے بھی یہ بات ضرور شیئر کروں کہ ارشد بھائی کے قتل کو ایک معتبر ادارے سے جوڑ کر یا موجودہ حکمرانوں سے جوڑ کر کہیں اپنے گناہ کو چھپایا تو نہیں جا رہا. جو سٹارٹ کی انفارمیشن تھی, اگر ان سے مسنگ انفارمیشن جو تھی یا ایک رانگ آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے انہیں گولی لگی, اگر اس تک رہتے تو ٹھیک, لیکن اگر آپ اسے بار بار قتل کہتے ہیں تو پھر جس مشیر نے ان کو باہر بھیجا پھر اس کا جواب وہی دے سکتا ہے اور اس کا جواب اسے دینا ہوگا. اب وہ اپنی آگے آ جائیے. اب اس مرڈر کو, اس ڈیتھ کو, اس سارے واقعے کو کیش کر کے ایک صاحب لانگ مارچ کا بھی اعلان کر چکے ہیں, عمران خان نیازی صاحب. مجھے صرف یہ بتائیے کیا کسی کے گھر میں کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس سے پورے ملک کو باہر نکال کے کیا وہ شخص واپس آ جائے گا؟ اس کی تحقیقات کروانے کی بجائے, حکومتی سطح پر آپ یہ پریشر دینے کی بجائے کہ آپ جا کر ایوان میں وہاں پر بات کیجئے, آپ کے اپنے بھی پارٹی کے لوگ پوری دنیا میں ہیں, آپ ان کے ذریعے انٹاروگیٹ کرائیے اس سارے معاملے کو, حکومت سے بار بار پوچھ گچھ کیجئے, کورٹ کچہریوں کا رخ اختیار کیجئے, بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ, مختلف NGO سے رابطہ کیجئے, نہ کہ پورے ملک کو ایک لاک ڈاؤن کر کے ایک ملک کے اندر لانگ مارچ نکال کے عوام کا دھیان ڈانس اور گانے کی طرف لگا کر اور تقریروں کی طرف لگا کر آپ ارشد شریف کی اس قربانی کو ختم ہی کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ اگر آپ ارشد شریف بھائی کے اتنے سگے ہیں اور وہ صحافی جو
2-3 दिन से मैं उनको रोता देख रही हूँ, वो इतने सगे हैं, तो ये लॉन्ग मार्च का ड्रामा क्यों? ये तो सिर्फ आपके इलेक्शन के लिए, आपकी सीट के लिए, आपकी पार्टी की वो जो बची कुछ साख है उसको बचाने के लिए। आप उन्हें कत्ल को, उस कत्ल को या उस मर्डर को, उस डेथ को कैश मत कीजिए। हमें भी दुख है, हमारा भाई इस दुनिया से चला गया। क्या तमाम सहाफियों ने उठ के लॉन्ग मार्च निकाल लिया है? हम इस्लामाबाद जाके इस तरह बैठ गए हैं? हम बार बार पुरजोर मुतालिबा कर रहे हैं कि हमें इसकी तमाम तर हकीकत सामने डॉक्यूमेंटेड चाहिए। आप इसको डॉक्यूमेंट में बजाने की बजाय आप इस कदर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा से हो जाए। इस लॉन्ग मार्च का फायदा आपको है, अरशद शरीफ की फैमिली को नहीं। और इस कत्ल को अगर आप कैश कर रहे हैं तो फिर इस कत्ल का शायद मंसूबा भी आपकी पार्टी के ज़हन में होगा, क्योंकि मुशीर भी आहत थे उनको बाहर भेजने के लिए। तो क्या आपने वो कोई, अगर आप इसे कत्ल समझते हैं, सुनने वाले भी मेरे, तो क्या फिर अरशद शरीफ को कत्ल करवाया गया, उसे बलि का बकरा बनाया गया ताकि इलेक्शन को कैश किया जा सके? ये वो चीज़ें हैं जो एक बाशऊर इंसान सोचेगा ज़रूर, समझेगा ज़रूर। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपने इस सारी चीज़ों से क्या अखज़ किया। मैं किसी एक पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और सवाल ज़हन में आता है तो जवाब भी मांगते हैं। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए तो हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।